नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत हम छायावाद में वेदना की विवृति इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो वेदना की विवृति क्या है? यानी वेदना की अनुभूति और वेदना की अभिव्यक्ति। वेदना की अनुभूति और वेदना की अभिव्यक्ति दोनों ही जो है वो महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वेदना जो है वो जीवन में आपको जो है बदल करके जाती है। वेदना जब जब होगी व्यक्ति को, वो नया एहसास देगी और वो व्यक्ति को पूरी तरह बदलेगी। अब उसके बदलने के दो तरीके हैं। एक व्यक्ति ये है कि उस वेदना को पा कर के अच्छे की तरफ मुड़ जाता है, दूसरा उस वेदना को पा कर के गलत की तरफ मुड़ जाता है। एक वेदना को पा कर के साहित्यकार बन जाता है, कवि बन जाता है, लेखक बन जाता है। तो जब वेदना ऐसे हाथों में पहुंचती है जहाँ कोई व्यक्ति ऐसा है जो संकल्प करने की शक्ति रखता है, समाज को बदलने की शक्ति रखता है। वेदना हुई, उसने अपनी पीड़ा को पहचाना, पर चाहे वो परिवार की पीड़ा हुई। आंसू व्यक्ति को बहुत जल्दी आते हैं, आंसू के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जब भी हम किसी असहाय को देखते हैं, अपने परिवार का हो या किसी दूसरे परिवार का, जब आप किसी भी ऐसी चीज़ को देखते हैं जो आपकी देखने की क्षमता के बाहर है, जब जब आप उसको देखेंगे तो आप उसको इग्नोर करने लगते हैं। बहुत समय आपको नहीं देखा जाता, आप इग्नोर कर देते हैं। बहुत समय आप को देखना आपकी व्यवस्था होती है, लेकिन जब आप देखते हैं तो उससे आपको दुख पहुंचता है। उस व्यवहार से, उस चोट से आपको दर्द पहुंचता है और आपके अंदर एक नए ही अवतार का जन्म होता है, जिसमें कि आप पूरे समाज को बदलने की स्थिति में भी कभी कभी पहुंच जाते हैं। यानी कभी कोई अधिकारी बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, अभिनेता बन सकते हैं, और इस तरीके से आप एक समाज को बदलने की स्थिति को पैदा करते हैं। और ये स्थिति की बात यदि हम छायावाद में कर लें तो छायावाद में क्या है? छायावाद में जब वेदना की अनुभूति तो पहले भी थी, वेदना तो अनुभूति तो पहले थी, लेकिन अभिव्यक्ति पहले नहीं थी। लोग साहित्य में अभिव्यक्त नहीं करते थे उस वेदना को। वेदना की अभिव्यक्ति कैसे करते थे? वो वेदना युद्ध की विभीषिका की तो चर्चा करते थे कि राजा की युद्ध की विभीषिका, लेकिन वो राजा की योग्यताओं का वर्णन करते थे। वहाँ पर वो अनुभूति उस तरीके से नहीं करते थे जिस तरीके से छायावाद युग में हुए कि व्यक्ति ने अपने बारे में अपनी जो दर्द मिले उसको कहने की चेष्टा की, उसको बताने की कोशिश की। समाज में जो व्यक्ति दर्द पा रहा है उसको बताने की कोशिश की। तो और किस तरीके से एक साहित्य का जन्म होता है ये बताने की कोशिश की। तो आइए देखते हैं कि क्या बताया। छायावाद की कविताओं में उच्छ्वास और आंसू की अधिकता आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि व्यक्तिकता की परिणति वेदना से होती है। आंसू प्रसाद के काव्य का शीर्षक ही नहीं है। पंत ने इस शीर्षक की कविता लिखी है और महादेवी का तो सारा काव्य है आंसुओं से गीला है। पंत की दृष्टि में यदि उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ कि जब जब दुख पहुंचा होगा, जब जब पीड़ा हुई होगी, तो उमड़कर आँखों से और चुपचाप ही जो आंसू धारा है वो बह निकली। जब हृदय को चोट लगी किसी बात से, कोई व्यक्ति कहने में समर्थ होता है, कोई व्यक्ति कहने में समर्थ नहीं है। कभी चुप रहना पड़ता है, कभी व्यक्त करना पड़ता है, दोनों इसलिए तभी उसको उसकी अश्रुधारा जो है बह निकली, यह अभिव्यक्ति उसने जन्म लिया। तो प्रसाद ने भी घनीभूत पीड़ा को लिखा है। दुर्दिन में आंसू बनकर चुपचाप बरसने आई, और जब बुरे दिन आए तब वो वही वेदना जो कि सालों से व्यक्ति सहता चला जाता है, वो क्या बारिश बन कर के बरसने आ गई। जब जब बारिश आई, जब दुर्दिन में आंसू बनकर, जब बुरे दिन आए उसमें आंसू बरस के वेदना जो सहता चला जा रहा है वो वेदना बरसने लग गई आंखों के द्वारा।
और महादेवी ने तो स्पष्ट स्वीकार किया है कि वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास। और मेरा तो महादेवी वर्मा तो कहती हैं कि मेरा वेदना में जन्म हुआ है, वेदना में ही मैंने जाना कि व्यक्ति क्या है। उससे पहले मैं जानती नहीं थी कि व्यक्ति क्या है, जीवन की अनुभूति क्या है। लेकिन उसके बाद मेरा जन्म हुआ और करुणा में मिला आवास, और तब मुझे करुणा यानी दया में मुझे आवास मिला। तभी तो उन्होंने गिलहरी, गाय जैसे शब्दों पर जो है वो अपनी निबंध की लेखनी चलाई है, कहानी की लेखनी चलाई है। कैसे? क्योंकि उनको उसका दर्द महसूस हुआ। तो करुणा में मिला जो है मिला आवाज़। और तो और विद्रोही निराला भी वेदना से अछूते नहीं है, दुखी ही जीवन की कथा रही। और उन्होंने कहा कि मेरा तो जीवन की दुखी जो है वो मेरे जीवन की एक कथा हो गई, कहानी हो गई। कि जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो मेरे पास उससे बात करने के लिए कोई शब्द नहीं है। जब लिखता हूँ तो भी कोई शब्द नहीं है, दूसरे दुख के अलावा कोई शब्द नहीं होते। ऐसी स्थिति में छायावादी कवियों पर यदि वेदनावादी या वेदन विलासी होने का आरोप लगाया गया तो कुछ अनुचित नहीं है। पंत ने छायावाद पुनर्मूल्यांकन में इस प्रवृत्ति की अत्यंत तर्क सम्मत व्याख्या की। बहुत सारी वेदना की अनुभूति उस युग के भावप्रवण मन में इसलिए भी थी कि वह उन श्रृंखला की कड़ियों के प्रति जागृत था जो समस्त देश तथा समाज की चेतना को दुर्निवार, निर्मम, नृशंस लौह बंधनों से जकड़ी हुई थी, जिन्हें तोड़ने के लिए प्रबुद्ध सामूहिक कर्म तथा संयुक्त सामाजिक संघर्ष करना आवश्यक तथा अनिवार्य था। उन्होंने क्या कहा कि उस समय अंग्रेजों से लड़ाई चल रही, ब्रिटिश लोगों के जो है वो किसी के भी हाथ में हथकड़ी पहना देते थे। ये उस चीज़ की अभिव्यक्ति की है कि उस समय ऐसा था कि जब लोग समाज भी ऐसा था जबकि लोग स्वतंत्र परतंत्रता की बेड़ी में इस तरह जकड़े हुए थे। या तो ये परतंत्रता जेल पहुंचा देती थी या फिर उस व्यक्ति को रोने के लिए, तड़पने के लिए मजबूर कर देती थी। और तो हर व्यक्ति चाहता था कि ये इस परंपरा का अंत हो, यानी हम लोग स्वतंत्र जीवन यापन करें। हम लोग सब एक मतलब जीवन में एक अपनी तरफ अपने ढंग से जीवन को जीना शुरू करें, अपने जो अधिकार हैं वो हमें प्राप्त हो जाए। तो ये उस समय की उन्होंने बताने की कोशिश की। नए युग के भाव मुक्ति कामी मन की उड़ान भरने वाले पिंजरबद्ध व्यक्ति के असमर्थ पंख उन जीवन शून्य ठंडे सींचों को संपर्क में कठोर आघात से लहूलुहान होकर कराहती हुई वेदना के स्वरों में गा उठते थे। यानी वो वेदना जो है वो निकल जाती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक रचना बहुत पहले यानी 10th में ही लिखी होगी या उसके आसपास लिखी होगी कि मैं क्या लिखती, कलम मेरे गीतों को खुद लिख देती। जीवन में व्यक्ति को खुद ही उससे ये तो व्यक्ति को बाद में समझ में आता है कि कविता के लिए प्रयत्न भी करना पड़ता है, पुस्तकें भी पढ़नी पड़ती हैं, चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, कविता के में छंदों को जानना पड़ता है। ये सारी चीज़ें व्यक्ति बाद में सीखता है। ठीक उसी तरीके से जैसे किसी देश की भाषा बच्चा जो है वो उसके सिखाने पर नहीं सीखता, वो जन्म लेते ही सीखना शुरू कर देता है, उन लोगों के संपर्क में आता है। जब भाषा के बारे में व्याकरण जो है वो बाद में सीखता है। ठीक इसी तरीके से कविता का जन्म पहले होता है, कहानी का जन्म पहले होता है। कहानी की विशेषताएं क्या है ये व्यक्ति बाद में सीखता है, क्योंकि पहले तो भावुक हृदय का होना जरूरी है। उन भावों को समझना जरूरी है, जानना जरूरी है, फिर व्यक्ति उसकी अभिव्यक्ति देता है। तो अभिव्यक्ति में जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए उन सारे नियमों को जानने की आवश्यकता होती है जो बताए गए हैं। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि वेदना की विवृत्ति जो है छायावाद में बहुत विस्तृत रूप से हुई है, और बहुत जिस भी कवि ने लिखा है वो बहुत खूब लिखा है। बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्ति के अंतर्मन को पढ़ने की कोशिश की गई है, चाहे वो अंतर्मन
खुद का हो या अंतर्मन किसी अन्य व्यक्ति का। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब